नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हार्डवेयर की दुनिया में एक डीप डाइव लगाने वाले हैं। आज हमारा फोकस एक बहुत ही खास कंपोनेंट पर है, BOE HV430 FHB-F90 टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड। आम भाषा में इसे टीकॉन बोर्ड भी कहा जाता है। ये अकेला सर्किट बोर्ड ना बेसिकली किसी भी मॉडर्न डिस्प्ले का दिमाग होता है। तो चलिए इसके हर एक एस्पेक्ट को मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक डिटेल में समझते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज का रोड मैप क्या होगा। हम इस विश्लेषण को 4 मेन पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला, कोर बोर्ड आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इसके पावर एंड फिजिकल फीचर्स, फिर कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्ट पॉइंट्स, और फाइनली हम देखेंगे पैनल कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कोर बोर्ड आइडेंटिफिकेशन। अब जरा इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर जो एक बड़ा सा वाइट लेबल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इस बोर्ड की आइडेंटिटी है। यहाँ मैन्युफैक्चरर का नाम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, BOE, और ठीक उसके ऊपर इसका मेन मॉडल नंबर प्रिंट किया गया है, HV430 FHB-F90। देखिए, किसी भी डिस्प्ले रिपेयर या हार्डवेयर एनालिसिस में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यही होता है, इस लेबल को सही से पढ़ना। अब यहाँ एक सच में इंटरेस्टिंग बात आती है, ये 43 का क्या लॉजिक है? ये बोर्ड किसी छोटे मोटे मॉनिटर के लिए नहीं बनाया गया है। इसे स्पेसिफिकली 43 इंच के फुल HD वीसा डिस्प्ले पैनल्स के लिए इंजीनियर किया गया है। सोचिए, इसका मतलब है कि इसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी जबरदस्त है कि ये एक पूरे 43 इंच के बड़े कैनवस पर बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर फुल HD रेजोल्यूशन डिलीवर कर सकता है। ये लिटरली एक हेवी ड्यूटी परफॉर्मर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, पावर एंड फिजिकल फीचर्स। अगर इस बोर्ड को क्लोजली देखा जाए तो एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एब्सोल्युटली क्रूशियल मार्किंग नजर आएगी, VCC 12 वोल्ट। ये मार्किंग इफेक्टिवली एक वार्निंग साइन भी है और एक गाइड भी। ये साफ बताती है कि इस बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए स्टैंडर्ड 12 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए। हार्डवेयर रिपेयर में ये एक क्रिटिकल चेक पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअली सोचिए, अगर पावर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट करती है या एग्जैक्ट 12 वोल्ट्स नहीं मिलता, तो या तो डिस्प्ले बिल्कुल काम नहीं करेगा या फिर बोर्ड हमेशा के लिए कंप्लीटली डेड हो सकता है। इसलिए पावर रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना एक तरह से लाइफ सेवर स्टेप है। इस बोर्ड की फिजिकल एनाटॉमी पर अगर हम नजर डालें तो ये किसी छोटे शहर के नक्शे जैसा लगता है ना? यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी मौजूद है, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs, कैपेसिटर्स और वीडियो सिग्नल कनेक्टर्स। ये सब मिलकर बेसिकली एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। मदरबोर्ड से आने वाले रॉ वीडियो सिग्नल्स को ये ऐसी भाषा में बदलते हैं जो डिस्प्ले पैनल आसानी से समझ सके। हर एक कैपेसिटर पावर को स्मूथली फिल्टर करता है और ICs उन सिग्नल्स को एकदम सही टाइमिंग पर प्रोसेस करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट हार्मनी में चलता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कॉन्फ़िगरेशन एंड टेस्ट पॉइंट्स। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती है। ये जो येलो बॉक्सेस यहाँ हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, ये इन सर्किट बोर्ड्स के सबसे एसेंशियल जोन्स हैं। इसे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टिंग के पॉइंट्स कहा जाता है। यही वो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके वोल्टेजेस चेक किए जाते हैं, या फिर अलग अलग पैनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन्हीं पैड्स के थ्रू बोर्ड को सेट किया जाता है। एक माइनर सा सिग्नल इशू ठीक करके एक पूरे 43 इंच टीवी को ई-वेस्ट बनने से बचाया जा सकता है। इन टेस्ट पॉइंट्स की यही असली ताकत है, एक रियल गेम चेंजर। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, पैनल कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये बोर्ड किसी एक अकेली स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये एक तरह की मास्टर की है। इस टेबल को देखिए, इस सिंगल टाइमिंग कंट्रोलर की कंपैटिबिलिटी कितनी ब्रॉड है। इसे हम 3 मेजर फैमिलीज में बांट सकते हैं। पहली है HV सीरीज, जिसमें N10, N1A, F90 और N1 के जैसे लगभग 9 अलग अलग मॉडल्स आते हैं। फिर है DV सीरीज, जिसमें N10 और R00 शामिल हैं। और आखिर में HF सीरीज का F20 मॉडल। एक ही स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट का इतने सारे अलग पैनल्स के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट होना, ये डिस्प्ले रिपेयर इंडस्ट्री को बहुत आसान और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। एक सिंगल टाइमिंग कंट्रोलर को अलग अलग पैनल सीरीज के बीच इस तरह स्टैंडर्डाइज करने से इन मॉडर्न डिस्प्लेज की ओवरऑल लाइफ और रिपेयरेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
क्या ऐसी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर इकोसिस्टम को और ज्यादा सस्टेनेबल बना रही है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही हार्डवेयर के बारे में नया सीखते रहें।